हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। देखा जाए तो हम लोग मिडल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास की क्लास चली। इसकी मध्यकालीन इतिहास की क्लास चली। मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में देखा जाए तो आपको बताया गया था 5 वंशों ने शासन किया था। एक बार उन वंशों को फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि वे कौन-कौन से वंश थे, ताकि आपसे अगर एग्ज़ाम में उनका क्रम पूछा जाए कि पहले कौन वंश ने शासन किया था, तो वो क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में गलत ना होने के चांस हो। देखा जाए तो पहला जो वंश था वह था गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद की बात की जाए, उसके बाद खिलजी वंश था, उसके बाद तुगलक वंश था और चौथा जो था सैयद वंश था। और जो बात की जाए तो दिल्ली सल्तनत में सबसे अंतिम वंश की बात की जाए तो जो शासन किया था वह था लोधी वंश। अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत पे शासन करने वाला सबसे अंतिम शासक कौन था, तो वह इब्राहिम लोदी था। कौन था? इब्राहिम लोदी। देखा जाए तो जब पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 21 अप्रैल 1556 ईस्वी को, तो उसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य होता है, जिसमें उस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा जाता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि आप लोदी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का भी अंत होता है। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे गुलाम वंश। गुलाम वंश को हमने 3 भागों में विभाजित किया था। कितने भागों में? 3 भागों में। सबसे पहले गुलाम वंश की बात की जाए तो इसमें 3 भाग कौन-कौन से थे? देखा जाए तो पहले कुतुबी वंश था। कुतुबी वंश के कार्यकाल की बात की जाए या उसकी समयावधि की बात की जाए, तो उसके समयावधि की बात की जाए तो वह 1206 से लेके 1210 ईस्वी के बीच कुतुबी वंश था। उसके संस्थापक की बात की जाए तो उसके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। और दूसरा जो वंश था शमसी वंश। कौन था? शमसी वंश। इसके कार्यकाल की बात की जाए तो 1211 से लेके 1265 ईस्वी के बीच ये शमसी वंश का शासनकाल था। किसका था? शमसी वंश का शासनकाल। और इसके संस्थापक की बात की जाए तो इसके संस्थापक थे शमसुद्दीन इल्तुतमिश। देखते हैं आज हम लोग की जो क्लास होगी, हम लोग इस क्लास को अपने निरंतर आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास देखते हैं। आज की क्लास की बात की जाए तो आज की क्लास है अलाउद्दीन मसूद शाह। देखा जाए तो अलाउद्दीन मसूद शाह कहा जाए तो ये शमसी वंश के शमसी वंश के ही अंतर्गत शासक थे। उनके बारे में आज की क्लास है। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, इसमें बताया गया है शमसी वंश के बारे में। अलाउद्दीन मसूद शाह का कार्यकाल की बात कीजिए, कितना है? अलाउद्दीन मसूद का कार्यकाल की बात की जाए तो 1242 से लेकर 1246 ईस्वी। कितना? 1242 से 1246 ईस्वी के बीच इनका कार्यकाल होता है। देखते हैं पहला पॉइंट क्या बताया गया। पहला पॉइंट बताया गया है रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था। देखा जाए तो अलाउद्दीन की बात की जा रही है। अलाउद्दीन जो होता था उनके अलाउद्दीन मसूद शाह के पिता का नाम क्या था? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। देखा जाए तो जब ये सिंहासन पे बैठते हैं, रजिए के बाद कह सकते हैं कि सिंहासन पे बैठते हैं, उसके पहले भी इनको राज सिंहासन पे बैठाया गया था। जब इल्तुतमिश की मृत्यु के पहले इन्हें सरदारों ने दबाव डाल के इनको सिंहासन पे बैठाया था। ये उन्हीं के पुत्र हैं अलाउद्दीन मसूद शाह। किसके? रुकनुद्दीन फिरोज शाह के पुत्र हैं अलाउद्दीन मसूद शाह। लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये इल्तुतमिश के ही पुत्र हैं। किसको? अलाउद्दीन मसूद शाह को इल्तुतमिश का ही पुत्र माना जाता है। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं रुकनुद्दीन फिरोज का पुत्र थे अलाउद्दीन मसूद शाह। इनका कार्यकाल 1242 से 1246 ईस्वी के बीच था। देखते हैं अगला पॉइंट क्या कहा गया। अगला पॉइंट कहा गया स्वयं राज्य की शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। देखा जाए तो जब इन्हें राज सिंहासन पर आसीन किया गया तो उनके सामने एक शर्त रखी गई कि आप राज सिंहासन पर तभी आसीन हो सकते हैं जब आप इन शक्तियों का प्रयोग, या आप कह सकते हैं राजसी शक्तियों का प्रयोग स्वयं नहीं करेंगे, जबकि उस शक्तियों का प्रयोग जो वहाँ के नायब होते थे, नायब जो नया पद नियुक्त किया गया था या नया पद बनाया गया था, उसके अनुसार करेंगे। देखा जाए तो इन्हें नायब के द्वारा कार्य करना पड़ेगा। देखा जाए तो उस समय जो भी इस प्रशासनिक कार्य में जो भी निर्णय लिया जाता था वह किसके अंदर? नायक के अंदर, या नायक जो पद था उस पर जो आसीन होता था उसके द्वारा किया जाता था। देखा जाए तो इनके कार्यकाल में नायब का पद पे कौन आसीन थे? इनके कार्यकाल में बात की जाए तो नायब के पद पर कौन थे? मलिक कुतुबुद्दीन हसन थे। कौन थे? मलिक कुतुबुद्दीन हसन। उस समय इनके शासनकाल में वे नायक के पद पे थे। किनके? अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल में नायक के पद पे थे। देखा जाए तो अब इनके जान लेते हैं कि ये मलिक कुतुबुद्दीन हसन कहाँ से आए थे। देखा जाए तो मलिक कुतुबुद्दीन जो थे, कुतुबुद्दीन हसन जो थे गौर क्षेत्र से आए थे। कहाँ से आए थे? गौर क्षेत्र से आए थे। देखा जाए तो अगर ये गौर क्षेत्र से आए हैं तो ये कह सकते हैं कि आप जो इल्तुतमिश द्वारा खरीदे गए या इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया जो तुर्कान चहलगानी था या 40 गुलामों का सरदार था, उसमें तो ये नहीं रहे होंगे। क्यों नहीं रहे होंगे? क्योंकि ये गौर क्षेत्र से आए थे। इस वजह से वो जो 40 सदस्य थे वे इल्तुतमिश द्वारा खरीदे गए सदस्य थे। इस वजह से वे इन तुर्की सरदारों के दल के नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि ये गौर क्षेत्र से आए थे और ये तुर्कान चहलगानी के सदस्य नहीं थे। इसी वजह से तुर्की सरदार के दल का नहीं थे।
अगला पॉइंट बताया गया है जो वास्तविक शक्ति है, देखा जाए तो इनकी इस शासनकाल में या इनके अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल में वास्तविक शक्ति किसके हाथों में थी? जो उस समय के वजीर थे उनके हाथों में थी। उस समय के वजीर कौन थे? मुहाजिबुद्दीन, कौन थे? मुहाजिबुद्दीन थे, उनके हाथों में थी। वास्तविक शक्ति किनके हाथों थे? वजीर मुहाजिबुद्दीन के हाथों में थी। देखा जाए तो जब ये इसके बाद देखते हैं जब वास्तविक शक्ति किसके हाथों में थी। वास्तविक शक्ति की बात की जाए तो उसमें जो थे वजीर जो थे उस समय के मुहाजिबुद्दीन थे, उनके हाथों में चली गई थी। किसके हाथ में? मुहाजिबुद्दीन के हाथों में चली गई थी। देखा जाए तो जो उस समय नायब का पद था, उस समय नायब का पद जो था उतना वास्तविक या कह सकते हैं उतना महत्वपूर्ण या उतना कारगर पद नहीं उस समय था। देखा जाए तो उस समय जो कह सकते हैं आप तुर्कान चहलगानी के जो सदस्य थे और रजिया सुल्ताना द्वारा नियुक्त किए गए जो नए नए मुसलमान या नए तुर्क सरदारों को नियुक्त कीजिए, इन दोनों सरदारों में या कह सकते हैं साम्राज्य में आपसी ईर्ष्या और भेदभाव होने लगा था। इस वजह से देखा जाए तो इन साम्राज्य में आप कह सकते हैं कि दरबार में एक ईर्ष्या का माहौल उत्पन्न हो गया था। देखते हैं उसके बाद अगला क्या दिया है? शक्ति मजबूत करने के लिए देखा जाए तो जो वजीर उस समय पद पर नियुक्त था कौन था? मुहाजिबुद्दीन था। वो अपने शक्ति को मजबूत करने के लिए तुर्क सरदारों को पद से हटा रहा था। किसको हटा रहा था? जो तुर्क सरदार थे उनको अपने पद से हटा रहा था, लेकिन वह इस कार्य में सफल नहीं होता है। इस सरदारों को हटाने में वह सफल नहीं होता है। क्योंकि लेकिन सफल नहीं होता है, सरदारों ने इसे पद से हटा देते हैं। देखा जाए तो जो वजीर थे मुहाजिबुद्दीन उन्हें अपने पद से हटा दिया गया है। कोई अगला वजीर किसे नियुक्त किया गया? अगला वजीर नियुक्त किया गया नजमुद्दीन अबू बकर को। किसको? नजमुद्दीन अबू बकर को अगला वजीर पद पर नियुक्त किया गया है। देखा जाए तो जब इन्हें पद से हटा के अगला वजीर किसे नियुक्त किए गए? नजमुद्दीन अबू बकर को। देखा जाए तो उस समय जो तुर्की सरदार थे उनकी स्थिति फिर मजबूत होने शुरू हो गई थी। देखा जाए तो जो तुर्क सरदार थे उन्होंने उस समय जो अपने पद वितरण किए थे उसमें जो बलबन थे, आप कह सकते हैं कि गियासुद्दीन बलबन को कौन सा पद मिला था? उन्हें पद मिला था अमीर ए हाजिब। कौन सा पद मिला? अमीर ए हाजिब पद पर किसे नियुक्त किया गया? बलबन नियुक्त किया गया, क्योंकि तुर्क सरदार का हिस्सा गियासुद्दीन बलबन भी थे। कौन थे? गियासुद्दीन बलबन तुर्क सरदारों का हिस्सा थे और उन्हें पद मिलता है अमीर ए हाजिब पद मिलता है। अगले पॉइंट की बात की जाए तो जो लिखा गया है तुर्की सरदारों का ध्यान देखा जाए तो उस समय जब ये बलबन जो था उस समय उनको पद मिला था अमीर वजीर हाजिब जो पद मिला था, उन्होंने तुर्की सरदारों को ध्यान किस किधर किया? राजपूतों और मंगोलों की ओर लगा दिया। आखिर ये लगा दिया जब इन्हें राजपूतों और मंगोलों की ओर लगा दिया तो देखा जाए तो साम्राज्य में एक शांति का माहौल स्थापित हो गया। क्या हुआ? ये अधिकांशतः इन लोगों का ध्यान किधर हो गया? जो राजपूत शासक है और मंगोलों की ओर उनका ध्यान चला गया। इस वजह से साम्राज्य में शांतिपूर्ण माहौल रहने लगा था। अगले पॉइंट की बात की जाए, क्या दिया गया? अगले पॉइंट दिया गया है मंगोल आक्रमण के भय से ही देखा जाए तो जब उस समय देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि शमसी वंश के ही कार्यकाल में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण करते हैं। उस समय देखा जाए तो बंगाल एवं बिहार, उच्छ एवं मुल्तान अधीनता स्वीकार किए थे। ये केवल कह सकते हैं आपकी मंगोल के आक्रमण से बचने के लिए ही दिल्ली के अधीनता स्वीकार किए थे। वे दिल्ली की अधीनता क्यों स्वीकार किए थे? मंगोलों के आक्रमणों से बचने के लिए दिल्ली की अधीनता स्वीकार किए थे। अगला पॉइंट बताया जाता है, अगला पॉइंट बताया गया बलबन ने नासरुद्दीन और उसकी माँ की सहायता से देखा जाए तो जो बलबन थे और अगला जो आपका कह सकते हैं कि अगला जो राजा नियुक्त होता था, अगला जो राजा होते हैं नासरुद्दीन, उनकी माता के साथ मेघफेर मसूद शाह को सिंहासन से हटा दिया। देखा जाए तो उस समय जो राजा थे मसूद शाह, उनको अलाउद्दीन मसूद शाह उनको सिंहासन से हटा दिया। किसके सहयोग से? नासरुद्दीन और उसकी माँ के सहयोग से। हटाने के पश्चात ये षड्यंत्र किए, एक षड्यंत्र के तहत इन्हें अपने सिंहासन से हटा दिए, उन्हें सिंहासन से हटा लिए। ये माहौल केवल महल तक ही सीमित रह गया कि ये केवल महल के अंदर ही रह गया। बाकी ये देखा जाए तो जो तुर्क सरदार थे जो राजपूत और मंगोलों के आक्रमणों के बीच मध्य अपना वर्चस्व या आप कह सकते हैं मध्य फंसे हुए थे, वो उनको भनक तक ना लगने दिए। सारा करामात आप कह सकते हैं कि सारा करामात वहीं महल के अंदर ही सिमट गया। अगला पॉइंट बताया गया है कि जून 1246 ईस्वी को सिंहासन से हटा दिया गया। देखा जाए तो अलाउद्दीन मसूद शाह को कब हटाया गया सिंहासन से? जून 1246 ईस्वी को उन्हें सिंहासन से हटा दिया गया। उसके बाद अगला सिंहासन पे देखा जाए तो जून 1246 से हटा दिया गया। उसके बाद इन्हें कारागार में डाल दिया गया और देखा जाए तो इस प्रकार इनकी मृत्यु कहाँ पे होती है? कारागार में इनकी मृत्यु हो जाती है। कह सकते हैं कि जेल में इनकी मृत्यु हो जाती है। क्या देखते हैं उसके बाद अगला शासक है, आप कह सकते हैं कि उसके बाद अगला सुल्तान कौन नियुक्त होता है? अगला सुल्तान की बात की जाए तो अगला सुल्तान नियुक्त होते हैं नासरुद्दीन महमूद। कौन नियुक्त होते हैं? अगला सुल्तान नियुक्त है नासरुद्दीन महमूद। इनका शासनकाल की बात की जाए, इनका शासनकाल था 1246 से 1265 ईस्वी के बीच। कितना? 1246 से 1265 ईस्वी के बीच इनका शासनकाल था। देखा जाए तो ये राज्याभिषेक कब होता है? 10 जून 1246 को राज सिंहासन पर आसीन होते हैं।
इनके राज सिंहासन पे कब बैठते हैं? 10 जून 1246 ईस्वी को ये राज सिंहासन पे आसीन होते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, राज्य की शक्ति के लिए संघर्ष समाप्त हो गया। देखा जाए तो जो राज्य के लिए शक्ति के लिए संघर्ष चल रहा था वो समाप्त हो गया। क्यों समाप्त हो गया? कि संपूर्ण शक्ति किसके हाथ में हो गई? ये बलबन के हाथ में हो गई। किसके हाथ में? बलबन के हाथ में आ गई। सुल्तान कभी भी शासन नहीं किया। देखा जाए तो ये जो नासिरुद्दीन महमूद थे अपने राज सिंहासन पे कभी भी शासन नहीं किए। इनके जो वजीर थे और अन्य अधिकारी थे वे उनके स्थान पे शासन करते थे। केवल ये नाम मात्र के आप कह सकते हैं कि ये कठपुतली की तरह ना राज्य सिंहासन पे बैठे थे। बाकी सभी इनके प्रशासनिक कार्यों के सभी देखरेख अन्य अधिकारी करते थे। अब बात कीजिए अगले पॉइंट की बात कीजिए। अगला पॉइंट लिखा गया है, तुर्की सरदार शक्तिशाली हो गए। देखा जाए तो इनके शासनकाल में आप कह सकते हैं कि जो अलाउद्दीन मसूद शाह थे उनके शासनकाल में तुर्की सरदार शक्तिशाली हो गए। देखा जाता है तुर्की सरदार जो शक्तिशाली हो गए, इनमें सरदार की बात की जाए या इनका मुखिया कौन था? वो था बलबन। कौन था? बलबन। देखते हैं इनके बारे में एक कहावत कही जाती है कि ये कुरान की नकल करता था। जो कुरान की नकल करता था आप कह सकते हैं कि कुरान की एक लिप लिखता था, उसको बेचता था, मार्केट में बेचकर अपनी आय करता था या उससे अपना धन प्राप्त करता था, उससे अपना ही खर्चा चलाता था। और साथ ही जो शेष धन बच जाता था उसे किस कार्यों में लगाता था? धार्मिक कार्यों में लगा देता था। धार्मिक कार्यों में लगा दिया जाता था। ये था उनके बाद। एक इनके नसरुद्दीन महमूद के बारे में एक कहावत, एक किंवदंतियाँ है। कहा जाता है कि एक बार इनकी पत्नी खाना बना रही थी तो इनकी पत्नी का हाथ जल जाने के कारण उनकी पत्नी ने उस समय के जो सम्राट कह सकते हैं या उनके पति जो थे नसरुद्दीन महमूद से कहती हैं कि कहते हैं कि एक नौकरानी रख लिया जाए। तब नासिरुद्दीन महमूद कहता है कि अपने निजी कार्य के लिए किसी भी इस राज्य की संपत्ति का उपयोग नहीं करेगा। इस वजह से देखा जाए तो ये किंवदंतियाँ लगती हैं, क्योंकि जो नासिरुद्दीन महमूद की पत्नी थी नासिरुद्दीन महमूद की जो पत्नी थी, देखा जाए तो जो नासिरुद्दीन महमूद की पत्नी थी वो बलबन की बेटी थी। इस प्रकार देखा जाए तो ये कहावत या ये किंवदंतियाँ एकदम सरासर गलत साबित होती है। इस प्रकार देखा जाए तो जो शमसी वंश का कार्यकाल यहीं पे समाप्त हो जाता है। अंतिम शासक कौन थे? नासिरुद्दीन महमूद थे। इनके मृत्यु के पश्चात कौन सा वंश चालू होता है? देखा जाए तो जो दिल्ली सल्तनत में अगला वंश जो शासन करता है वह था बलबनी वंश। कौन होगा? बलबनी वंश। कल हम लोग बलबनी वंश के बारे में देखेंगे। आज एक बार इस क्लास को फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देखा जाए तो आपको बताया गया है जो अलाउद्दीन मसूद शाह का कार्यकाल कब से 1242 से 46 तक। ये किसके पुत्र होते थे? ये नकरुद्दीन फिरोज शाह के पुत्र होते हैं, अलाउद्दीन मसूद शाह। देखा जाए तो इनको एक साथ पे सिंहासन पर आसीन किया गया कि आप अपनी शक्तियों का प्रयोग तभी करेंगे जब आपके द्वारा जो आपका नायब पद होगा, जो उस पर आसीन होगा, उसके द्वारा जो भी कहा जाएगा वही आप करेंगे। उस समय के नायब का पद पे कौन था? मलिक कुतुबुद्दीन हसन थे। देखा जाए तो हसन कहाँ के रहने वाला था? यह गोर क्षेत्र से संबंध रखता था। देखा जाए तो गोर क्षेत्र से संबंध रखने के कारण ये तुर्कान शहलगानी का सदस्य नहीं था, या कह सकते हैं कि तुर्की सरदारों का सदस्य नहीं था। इस वजह से देखा जाते हैं नियुक्त किया गया है। देखा जाए उसके पास जो राज्य की वास्तविक शक्ति किसके हाथों में थे? महाजुबुद्दीन थे। कौन थे? महाजुबुद्दीन के हाथों इनकी शक्ति, वास्तविक शक्तियाँ इसके हाथ में देखा गया। और साथ ही साथ जब ये नायब पद पे था उस समय नायब पद का कोई भी महत्व नहीं था। देखा जाए तो उसके बाद ये जो वजीर था उसने मुहाजिबुद्दीन, वो अपनी शक्तियों को मजबूत करने के लिए सरदारों को, जो वहाँ के पुराने सरदार कह सकते हैं कि तुर्की सरदार थे, उन्हें पदों से हटाना शुरू कर दिया था। लेकिन वे इसमें सफल ना होता है। लेकिन सरदारों ने उन्हें, जो सरदार थे, तुर्की सरदार थे, वजीर को अपने पद से हटा के अगला वजीर नियुक्त करते हैं नजमुद्दीन अबू बकर को। किससे? नजमुद्दीन अबू बकर को अगला वजीर नियुक्त करते हैं। और इसी प्रकार देखा जाए तो जो तुर्की सरदारों थे, इनके देखा जाए तो जो तुर्की सरदार थे उन्होंने अपनी पद की मजबूती कर ली थी। साथ ही साथ उन्होंने जो आप कह सकते हैं तुर्की सरदार सदस्यों में आप कह सकते हैं कि जो तुर्कान चहलगानी के सदस्यों में से एक सदस्य जो बलबन भी था, वो कौन सा पद पाया था? अमीर हाजिब। कौन सा पद? अमीर हाजिब पद पर नियुक्त होता रहा। अब देखा जाए तो अगला पॉइंट बताया गया था तुर्की सरदारों का ध्यान। देखा जाए तो बलबन ने तुर्की सरदारों का ध्यान कहाँ पर किया? जो उस समय का राजपूत शासक थे और मंगोलों की ओर लगा दिए, ताकि साम्राज्य में शांति हो सके और वो अपनी स्थिति को दृढ़ या सुदृढ़ कर सके, ताकि वह अपना जो उसका मोटो है उसमें वह सफल हो सके। अपने जो निर्णय है या अपने कह सकते हैं कि जो उसकी सोच है उसमें वह सफल हो सके या कारगर हो सके। उसके बाद अगला बताया गया मंगोलों के आक्रमण से भय के, जो उस समय के मंगोल आक्रमण के भय की वजह से उस समय देखा जाए बंगाल, बिहार और उच्च मुल्तान ने अधीनता स्वीकार की थी। अगर मंगोल को आक्रमण को भय नहीं होता तो ये राज्य अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते। अगला दिया गया है बलबन ने नासिरुद्दीन की माँ की
बलबन ने नासिरुद्दीन और उसकी माँ के साथ मिलकर मसूद शाह को सिंहासन से हटा दिया। जब उन्होंने सिंहासन से हटाया तो ये षड्यंत्र केवल महल तक सीमित रह गया। अगर महल के बाहर ये सूचना चली जाती तो जो आप कह सकते हैं कि जो ये पुराने जो तुर्की सरदार या नए तुर्की सरदार थे, वे अपना अपना सरदार या कह सकते अपना अपना राजा नियुक्त करने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से इन समस्याओं को जानते हुए उन्होंने इससे सीमित केवल महल तक ही सीमित रख दिया था। उसके बाद अगला बताया गया है कि जून 1246 ईस्वी में सिंहासन से हटा दिए। अलाउद्दीन मसूद शाह को जून 1246 ईस्वी में सिंहासन से हटा दिए और देखा जाए तो कारागार में उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अगला जो शासक नियुक्त होता है नासिरुद्दीन महमूद, जिसके कार्यकाल की बात कीजिए 1246 से 1265 ईस्वी का। सिंहासन में कब आसीन होता है? 10 जून 1246 ईस्वी को आसीन होता है। उसके बाद देखा जाए तो इन्होंने जो राज्य में संघर्ष चल रही थी, राज्य की शक्तियों के लिए संघर्ष चल रहे थे, वो समाप्त हो गई क्योंकि वास्तविक शक्ति बलबन के हाथ चली गई। किसके हाथ में? बलबन के हाथ में। और देखा जाए तो इसने सुल्तान ने कभी शासन नहीं किया था। ये केवल नाम मात्र का आप कह सकते हैं कि कठपुतली की तरह ही एक शासक या कह सकते हैं राज्य के रूप में सिंहासन पासिंग हो, जबकि अपनी वास्तविक शक्ति कभी भी इसने इस्तेमाल नहीं किया था। देखा जाए तो जो तुर्की सरदार थे उनमें जो शक्तिशाली सरदार थे उसका मुखिया जो था बलबन था। इस तरह देखा जाए तो इनके बारे में कहा था कि ये कुरान की नकल करता था और उसको बेचकर अपनी आय अर्जित करता था। उस आय से वे अपने जीविकोपार्जन करता था, साथ ही जो आय बच जाती थी उसको धार्मिक कार्यों में लगा देता था। कौन करता था ऐसा? नासिरुद्दीन मसूद शाह। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा शासक था जिन्होंने कुरान की नकल करके अपने जीविकोपार्जन करता था, वह कौन था? नासिरुद्दीन मसूद शाह था। बेचकर से धार्मिक कार्यों में लगाता था। एक किंवदंती यह है कि एक बार इनकी पत्नी खाना बना रही थी तो उनका हाथ जल जाने के कारण उन्होंने के दासी रखने के लिए इनसे वो कह सकते हैं उस समय के जो सम्राट थे या उनके जो पति थे नासिरुद्दीन महमूद शाह से कहती है, लेकिन नासिरुद्दीन महमूद शाह ने उन्हें मना कर देता है कि निजी काम के लिए किसी भी राज्य द्वारा प्राप्त सहायता नहीं लेगा। इस प्रकार देखा जाए तो ये जो था शमसी वंश था। इस प्रकार शमसी वंश का पतन होता है और जो अगला शासक बनता है वो होता है अगला वंश जो होता है बलबनी वंश होता है। इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।